जी तो वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग गाइस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज एक इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो दूसरों तक आगाही मिल सके। एक हमारा दोस्त है, पाकिस्तानी है, उसने मलेशिया के अंदर शादी की है। किसके साथ? थाई लड़की के साथ। बात बहुत पते की है, गौर से सुनने वाली है। मलेशिया के अंदर उसने शादी की है और वो शादी ऐसे समझ ले कि थाई लड़की के साथ की है और उसको रजिस्टर नहीं कराया है शादी को, क्योंकि थाई कानून जो कहता है अगर आप मस्जिद का निकाह अगर आप करते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। आप निकाह तो कर लेते हैं, हक हलाल आपके ऊपर बीवी हो जाती है, लेकिन उसमें जब आप वीज़ा लगाने के लिए जाते हैं तो वो जो आपका मजलिस उगामा इस्लाम का जो कागज़ है जिस पर आपने निकाह किया है, कहीं भी किया है, थाईलैंड में किया है या मलेशिया में किया है, तो वो थाई गवर्नमेंट उस कागज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसकी वजह यह है कि थाई कानून में मजलिस उगामा इस्लाम का कागज़ को एक्सेप्ट उनके अंदराज में है ही नहीं। अगर आपने उसकी ट्रांसलेट भी कराई है थाई में और ट्रांसलेट कराई है अगर आपने इंग्लिश में, तो वो एक्सेप्ट है ही नहीं। थाई में अगर आप शादी करते हैं तो आपको थाई को जो चुरता बयान है वो आपको करना पड़ता है। उसको करने के लिए आपको पाकिस्तान से कागज़ मंगाने पड़ते हैं जिस पर लिखा होता है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि आप पाकिस्तान की यूनियन कौंसिल से, और अगर आपके अब्बू हैं, आपके भाई हैं, कोई भी है, उसके नाम का एफिडेविट बनाना पड़ता है कि ये हमारा बच्चा है, हमारी तरफ से इसको इजाज़त है, ये थाईलैंड में या मलेशिया में शादी करने के लिए जा रहा है। तो वो आपको फिर पाकिस्तान के जो यूनियन कौंसिल है उधर से आपको अटेस्ट कराना होता है। उसके बाद जो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है उधर से आपको अटेस्ट कराना होता है। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान की जो थाईलैंड की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है या कराची में है, उधर से आप उसको अटेस्ट कराएंगे। ये अटेस्ट कराने के बाद फिर आप कागज़ को लेकर जाते हैं बैंकॉक में, थाईलैंड में, या कि आप मलेशिया में। तो उधर से भी फिर आप सारे उनको कागज़ों को टेस्ट कराते हैं। फिर उनके अंफों में जाके आप बीवी को साथ लेके, उसके बाद जो हमारी पाकिस्तानी ज़बान में उसको कौंसलर बोलते हैं, नाजिम बोलते हैं, उसको साथ लेके, और उसके बाद आपकी कोई पड़ोसन हो या आपकी कोई कज़न हो जो आपकी ज़िम्मेवारी उठाती है, जैसे कि निकाह होता है तो उसमें वो होते हैं जो उसको क्या कहते हैं, गवाह, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो साथ लोग, ये सब लोग साथ जाते हैं, तब जाके आपके थाईलैंड में या मलेशिया में आपकी शादी रजिस्टर होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, अगर आप थाईलैंड में किसी भी लड़की के साथ अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, थाई है, और अगर आप आपने उसको मुसलमान किया है, तो आप मस्जिद में जाकर आप निकाह कर सकते हैं। आपके ऊपर वो हक हलाल निकाह हो गया। और ऐसा मलेशिया में नहीं है। मलेशिया में आप शादी करने के लिए आपको पाकिस्तान से कागज़ लाजमी ही मंगाना होगा, उसके बगैर आप मस्जिद में जाके निकाह नहीं कर सकते। वो आप अपना उनकी गवर्नमेंट के अंदर आप उसको रजिस्टर कराएंगे, तब आप जो है ना आपका निकाह हो सकता है। ये एक तो ये हो गया। और वो भी हमारे पूरे थाईलैंड में आप लड़की के साथ मस्जिद में जाके निकाह कर सकते हैं। अगर आपने शादी के कागज़ बनाने हैं तो वो आप बाद में भी उसको कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बंदे ने मलेशिया के अंदर शादी की है और बंदा था ओवरस्टे, नाम उसका सीक्रेट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी जो है ना वो प्राइवेसी होती है। उसने मलेशिया के अंदर शादी की है, उसमें से उसकी एक बेटी भी है, और उसने बीवी और बच्चों को थाई पासपोर्ट के हिसाब से उन्होंने थाईलैंड में भेज दिया मलेशिया से। और ख़ुद वो था ओवरस्टे ऐसे समझ लें, उसने फिंगरप्रिंट कराया या जो भी किया, आउट पास लिया, तो वो चला गया पाकिस्तान, ब्लैक लिस्ट हो गए मलेशिया से। तो अभी उस बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया, तो वो कहता है कि जो है ना अभी मेरे लिए कोई रास्ता बनाए,
کوئی ترتیب بنائے کہ میں جو ہے نا دوبارہ میں نے واپس ملائیشیا پہ جانا ہے. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ بھائی آپ ملائیشیا میں بلیک لسٹ ہو, آپ ملائیشیا کے اندر مت جاؤ. اگر ادھر کام وغیرہ ہے جو بھی ہے تو آپ اوور اسٹے ہے نا, آپ نے ادھر اوور اسٹے کیا ہے, آپ نے فائن دیا ہے, اس کے بعد آؤٹ پاس بھی بنایا اور پاکستان گئے ہیں تو بلیک لسٹ مارے انہوں نے آپ کو 5 سال کے لیے. تو آپ تھائی کا ویزا لگا رہے ہیں, تھائی لینڈ کا ٹورسٹ ای ویزا, جو کہ آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے جا کے آپ اپنے کاغذ وغیرہ دے کے آپ اس پہ لے سکتے ہیں, اور ریٹرن ٹکٹ کر لیں اوریجنل, اور ہوٹل بکنگ کر لیں, اور تھائی کا ٹورسٹ ویزا بنا کے کاغذ اس کو میں نے کہا اپنے ساتھ لے آؤ, نان میرج سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو کلیئر کروا کے. تو ساری تفصیل میں نے اس کو سمجھائی ہے, تو اس کو گائیڈ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے 10-15 دن تک وہ آ رہا ہے ادھر تھائی پہ. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں ادھر تھائی میں, ادھر ہی جو ہے نا وہ آپ شادی مادی اپنے رجسٹر کرا لیں, بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں, تو اپنے آپ کو خراب کیوں کرتے ہو؟ جب ایک ملک پہ آپ نے اپنے آپ کو خراب کر ہی دیا تو اس کو چھوڑو, ملائیشیا پہ کیوں جاتی ہو ملائیشیا پہ؟ تو بات اس کو کچھ سمجھ میں آئی ہے, تو اس نے کہا چلیں جی اسی طرح کرتے ہیں. ابھی تھائی پہ آتے تو کاغذ ماغذ سارے بنا کے تو اس کو رجسٹر کراتی ہے, تو پھر سال کا ویزا جو بھی ہوگا. تو عمران ملتانی صاحب تو آپ نے ہم کو گائیڈ کرنا ہے. تو میں نے کہا میں تابعدار ہوں. تو کسی بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے, تو کسی بھی اگر آپ کنٹری پہ جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اوور اسٹے مت کیجیے. ملائیشیا ای ویزا آپ لے کر یا اسٹیکر ویزا آپ لے کر جب ملائیشیا پہ آتے تو وہ آپ کو 1 مہینے کی ہی انٹری دیتا ہے, 30 دن کی. تو 1 مہینہ آپ اور ایکسٹینڈ کر لیں اگر آپ نے مزید رہنا ہے. تو اپنا پاسپورٹ کو خراب مت کیجیے تاکہ دوبارہ آنے میں آپ کو پھر تنگی نہ ہو. بلیک لسٹ کرے گا, بند کرے گا, بین کرے گا, تو آپ اس کنٹری پہ دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں. تو خدارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری, اپنے پاسپورٹ کا صحیح استعمال کریں. کسی بھی کنٹری پہ جائیں, لیگل جائیں اور لیگل آئیں, اور دوبارہ بھی آپ جا سکتے ہیں جتنی دفعہ مرضی جائیں. جتنی دفعہ بھی زیادہ جائیں گے تو آپ کا ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر اوکے ہوگا, تو اسی وقت آپ کو اسٹیمپ لگائے گا بھی ہمارے پاس یہ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ میسیج آپ کوشش کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں, تب تک مجھے دیجیے اجازت. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.